बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा, आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो आपकी रूटीन में आप बहुत ज़्यादा देखते भी हैं, और आजकल जिस तरह लोग मोबाइल्स जाके एक्सचेंज करवाते हैं या चीज़ें एक्सचेंज करवाते हैं, उसमें ये बहुत अहम काम करता है। तो मेथड हमारे पास फिक्स्ड फॉर्म मेथड ही है, लेकिन आज हम एसेट सेल नहीं कर रहे, उसको एक्सचेंज करेंगे, उसके बदले एक नया एसेट लेंगे, यानी कि इन पार्ट एक्सचेंज। इसमें होता क्या है, जब आप कोई चीज़ एक्सचेंज करते हैं तो उसकी प्राइस को एडजस्ट कराते हैं और अपना पुराना एसेट कुछ पैसों के साथ उसे देकर एक नया एसेट ले लेते हैं। मैं फिर बताता हूँ, आप शायद सुना नहीं आप लोगों ने। जब हम एक्सचेंज करते हैं तो नए एसेट के बदले हम कुछ पैसे देते हैं और बाकी पुरानी चीज़ देते हैं। अगर नया एसेट आपके पास 50,000 का आने वाला है और पुराने एसेट तो वो आपसे 50,000 की जगह हो सकता है वो आपसे कहे मुझे 40,000 दे दें और साथ में अपना पुराना एसेट भी दे दें, यानी कि आपके नए एसेट की प्राइस बराबर होगी बैलेंस अमाउंट जो आपने पे की और जो जितने में उसने पुराना एसेट एक्सचेंज किया। ये जानबूझ के मैं एक वर्ड यूज करना चाह रहा हूं, एक्सचेंज, क्योंकि आपको मिलेगा एक्सचेंज वैल्यू, यानी कि हमें कितने में वैल्यू एक्सचेंज कर रहा है वो। अगर वो आप पुराना एसेट वो आपसे कहेगा जी मुझे 10 में दे दें और साथ में मुझे आप 40 दे दें, तो मैं आपको एक नया एसेट 50 वाला दे दूंगा। ये सवाल की सिचुएशन हमारे पास होगी। आजकल ये बहुत किया जाता है, मोबाइल्स में तो बहुत ही चल रहा है। लोग जाके एक्सचेंज करवाते हैं मोबाइल, वो पुराना मोबाइल लेते हैं, थोड़े से पैसे उसके डिडक्ट करते हैं या ज़्यादा डिडक्ट हो जाते हैं एज पर द यूज, एज पर द मॉडल, और थोड़े पैसे वापस लेने के बाद आपको एक नया मोबाइल हैंड ओवर कर देते हैं। ले जी, चलते हैं अब क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ऑन January 1st, 2004, a firm purchased a generator for ₹15,000. Depreciation is to be charged at 10% per annum on original cost. On December 31st, 2007, it was arranged to replace. अब बेटा ये हिस्सा है, it was arranged to replace with the old generator by a new one costing ₹18,000. भाई, हमने जो नया जनरेटर लेना है उसकी प्राइस 18,000 है, वो हमसे क्या कह रहा है, इसको आप एक्सचेंज कर लें। अब एक्सचेंज कितने में कर रहा है हमारा पुराना जनरेटर? उसने कहा एंड अलाउंस फॉर ₹5,500 बीइंग मेड ऑन द परचेज प्राइस। जो आप परचेज करेंगे मैं आपको उतनी उसमें 5,500 की छूट दे दूंगा। अभी मैंने शुरू में बताया ना, वो कुछ पैसे आपको छोड़ देगा कि अगर ठीक है आप मुझे इतने पैसे ना दें, इसके बदले मुझे क्या करें, अपना पुराना एसेट दे दें। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस अमाउंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, अलाउंस। अकाउंट्स आर क्लोज 31 दिसंबर एवरी ईयर। हमने जनरेटर अकाउंट बनाना है कितने साल का बेटा, फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए हमने जनरेटर अकाउंट हमने फॉर्म करना है। अब छोटा सा हिंट देके फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यह देखिएगा एक्सचेंज ऑफ एसेट कैसे होता है, न्यू एसेट कॉस्ट कैसे आती है। मिसाल के तौर पर आपके पास जो नया एसेट आ रहा है वो कितने का है, 18,000 का है। आपने एक्सचेंज वैल्यू कितनी दी, 5,500। इसका मतलब है ये अमाउंट, बेटा देखो दो अमाउंट्स हैं, ये इसकी प्राइस दो हिस्सों में डिवाइड हुई है, तो बैलेंस अमाउंट हम कितनी दे रहे हैं, बाकी पैसा कितना दें। अगर वो हमसे कहता है मैं एक्सचेंज वैल्यू यानी कि पुराना एसेट की प्राइस ले रहा हूं 5,500, तो बाकी पैसे आपको कितने देने हैं, नया एसेट 18,000 का लेने के लिए, तो आप इसे इसमें से लेस कर देंगे। 18,000 माइनस 5,500, तो आपके पास 12,500 की एक फिगर जनरेट हो जाएगी। इस चीज को अच्छी तरह समझ लें। भाई आपने एसेट दिया, नया लिया 18,000 का, पुराना कितने में जा रहा है, 5,500 में, तो डिफरेंस अमाउंट कितनी पे करनी पड़ी, 12,500। अब ये एक सवाल बड़ा अजीब सा है। हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें थोड़ी पता चलता है हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। वो कहता है जितने में एक्सचेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यूं हो जाएगा। लेकिन जब हम इसी पिक्चर को बजरिया अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं तो हम बताते हैं कि हाँ हमें इस एक्सचेंज पर इतना लॉस हुआ और ऐसे हुआ।
और ये लॉस वैसे ही निकाला जाएगा, बस सेल नहीं हम कर रहे, हम एक्सचेंज कर रहे हैं। मीन हमें जब सेल करते थे तो कैश मिलता था, अब हमें कैश नहीं मिलेगा, हम उसकी जगह एक एसेट एक्सचेंज कर रहे हैं। ये बात अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लें। आपके नए एसेट की प्राइस बराबर होगी पुराने एसेट की वैल्यू प्लस बैलेंस अमाउंट पेड। नए एसेट की प्राइस बराबर होगी अलाउंस प्लस अमाउंट पेड, डिफरेंस अमाउंट पेड। और एक बात बहुत अजीब लगेगी आपको, ये जो डिफरेंस अमाउंट पेड कर रहे हो आप, यही आपके बैंक के आगे लिखी जाएगी, उस एसेट के आगे जो एसेट आपने परचेज किया होगा। बेटा ये एक समरी से मैंने आपको सारे सवाल की बता दी है। अब इस सवाल का एक डिटेल सॉल्यूशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, उससे आपको ये सारी पिक्चर मजीद क्लियर हो जाएगी और उसके बाद हम इसे एक दफा फिर एक्सप्लेन करेंगे कि आपने इसको किस तरीके से एक्सचेंज करना है, लॉस कैसे रिकॉर्ड करना होता है। इसके लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आइए चलिए, ले जी, अब सवाल का फॉर्मेट पहले आप देख लें। इतने सारे बेटा हम सवाल कर चुके हैं, फॉर्मेट आपको याद हो जाना चाहिए। अब अगर आप एक पेज पे सवाल करते हैं तब भी फॉर्मेट ये है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो फॉर्मेट रीड्राफ्ट होगा, उसकी हेडिंग्स वगैरह सारी आएंगी। जब भी आप ऐसा सवाल करें तो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। इसके बाद अब हमने सवाल शुरू करना है। हमारे पास एसेट जो था वो 2004 में परचेज हुआ था। एसेट की कॉस्ट जो थी 15,000 रुपए थी। इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 10% है। अगर आप इसका ड्यूरेशन देखें वो 12 महीने पूरे हो रहा है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 12/12 एंड योर डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 1,500। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 1,500। अगेन व्हाट यू विल डू, नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, पहला साल हो बैलेंस शीट निकालना है, और अगर पहला साल है तो आप क्या करेंगे, उसका बैलेंस शीट निकालते वक्त उसकी डेप्रिसिएशन उसकी परचेज प्राइस से माइनस कर देंगे। फर्स्ट ईयर है बेटा आपकी परचेज प्राइस 15,000 और इसकी जो डेप्रिसिएशन बन रही है दैट इज ₹1,500 एंड योर बैलेंस सीडी वुड बी 13,500। और जब आप इसका सम करोगे तो ये टोटल आ जाएगा 15,000। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर, कोई नई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो सीडी बैलेंस है वही अगले साल का बीडी बैलेंस, जो सीडी बैलेंस है उसे कैरी किया हमने। हाँ, अब जरा ईयर्स देख लीजिएगा, अब ईयर चेंज कर दिए। पहले कुछ सवालों में जैसे ईयर रखे थे, अब यहाँ 2004 की बात हुई, अब मैं चला गया हूं बेटा 2005 जनवरी में, बैलेंस बीडी लिखा 13,500। अगेन इस साल हमने कोई एसेट परचेज नहीं किया, हमने जाके क्लोजिंग डेट देखी, टाइम टेन्योर देखा, 12 महीने बन रहे थे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मेथड ज़हन में आना चाहिए। मेथड था आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट, और ओरिजिनल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है उसकी परचेज प्राइस पर 10%, देन 12/12 एंड योर डेप्रिसिएशन अगेन वुड बी 1,500। क्योंकि मेथड सेम है ना, फिक्स इंस्टॉलमेंट से आ रहे हैं तो वो अमाउंट सेम रहेगी। अब क्या करेंगे हम, जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसका निकालेंगे बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कैसे निकाला जाता है, पहले साल के अलावा, याद होगा आपको कि अगर पहले साल के अलावा किसी का बैलेंस सीडी निकाला जाए तो उसकी डेप्रिसिएशन उसके बीडी बैलेंस से माइनस कर दी जाती है। अब बेटा इसका जो बीडी बैलेंस था 13,500 और 1,500 की डेप्रिसिएशन, और आपके पास जो बैलेंस जनरेट हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस दैट वुड बी 12,000। इसी तरह आप इसका जब सम करेंगे तो ये आएगा 13,500। ये आपका इस तरीके से दूसरा साल भी मुकम्मल हो गया। अब सीडी बैलेंस था अगले साल कैरी किया, बीडी बैलेंस आ गया 12,000। बीडी बैलेंस कितना आ गया 12,000। इस साल भी हमने कोई एसेट परचेज नहीं किया, कुछ सेल नहीं की, कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन उसी तरीके से पहले बेटा मेथड कहता है फिक्स इंस्टॉलमेंट। जैसे फिक्स इंस्टॉलमेंट का नाम ज़हन में आए
ओरिजिनल कॉस्ट जिस पे एसेट रिकॉर्ड हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 10% एंड मल्टीप्लाइड बाय 12/12। अगेन द डेप्रिसिएशन इज द सेम। देखिए आप ये कैलकुलेशन दिखाएं या ना दिखाएं, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, डेप्रिसिएशन सेम आ रही है। अब इसके बाद आप इसी तरह इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस सीडी कैलकुलेट करेंगे। मैंने बताया पहले साल के अलावा अगर आपने बैलेंस सीडी कैलकुलेट करना हो तो आप उसके बीडी बैलेंस से उस साल की डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें। 12,000 माइनस 1,500 and the resultant figure would be 10,500। ये आपके पास 3 साल तक का क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन सारी शो हो गई। अब हमारे पास बेटा वो ईयर आ रहा है जिसमें हमने एसेट को एक्सचेंज करना है और वो आपको मिलेगा इसके नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। देखिए आपसे अभी पीछे बोर्ड पे बात हुई थी, अगर आपका क्वेश्चन एक पेज पर मुकम्मल नहीं हो रहा है तो आप उससे अगले पेज पर जब लेके जाते हो, कैरी करते हो, बैलेंसेस आगे लेके जाते हो बेटा, तो फॉर्मेट पूरा बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फॉर्मेट पूरा बना हुआ है। अब हम उन तमाम इंफॉर्मेशन को पहले यहाँ लिखते हैं, फिर कुछ चीज़ों को डिसाइड करते हैं, फिर देखते हैं एक्सचेंज कैसे होगा। और बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अहम फेज है आपका। बेटा बैलेंस 2006 से हमें कैरी हुआ 2007 में 10,500, ये बैलेंस आ गया। इसी साल हमें बताया गया कि आपने एक नया एसेट भी खरीदा। नया एसेट की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, दैट इज 18,000। अब एकदम ऐसे नहीं करना, आपने कहा सर ये आपने यहां बताया था जब नया एसेट आए तो यहां पे बैंक लिखेंगे और यहां पर हम 18,000 लिख दें, नहीं, गलत हो जाएगा। अभी आपको चीज बताई कि नए एसेट, पहले बोर्ड पे मैंने एक बात बताई थी कि नए एसेट की जो प्राइस है वो बराबर होगी दो चीजों से मिलकर। एक तो पुराने एसेट का वैल्यू हम देखेंगे कि उसमें कितने में एक्सचेंज हुआ, प्लस आपने बैलेंस अमाउंट कितनी पे की। और वहां बोर्ड पे मैंने लिखा था जो बैलेंस अमाउंट आप पे करोगे वो आप बैंक के आगे लिखोगे, वो आप बैंक के आगे लिखोगे। अब वहां पे मैंने दो फिगर्स को जनरेट किया था ना, वहां पे मैंने एक अलाउंस की फिगर ली 5,500 और उसको मैंने 18,000 से माइनस किया और बाकी मेरे पास 12,500 की एक नई फिगर आ गई। इसको जब मैं सम करता हूं तो 18,000 बनता है। इसका मतलब है आपका नया एसेट बराबर होगा पुराना एसेट की एक्सचेंज वैल्यू प्लस बैलेंस अमाउंट पेड। इस जरा बात को जरा गौर से देखना है, सोचना है और समझना है। अब मैं आपको एक्सचेंज कैसे करते हैं उसके प्रोसीजर की तरफ लेके जा रहा हूं ताकि इससे आपको कुछ चीजें आसान हो जाएं करना। सबसे पहले बेटा देखो, यहां लिखा हुआ एक्सचेंज ऑफ एसेट, जिस साल में एक्सचेंज कर रहा हूं मैंने उसका ये लिख दिया और लिखा हुआ भी है कि जिस एसेट को आप एक्सचेंज कर रहे हैं उसका बीडी बैलेंस 2007। तो पहले देखो इसमें बीडी बैलेंस कहां लिखा है, सर ये लिखा है, कितना लिखा है 10,500 एज इट इज। यहां आप रिप्रोड्यूस कर दें, कोई कंफ्यूजन? फिर सुन लें, ये एक प्रोसीजर है कैलकुलेशन का, आसान तरीकेकार। आप इस स्टेप से आएंगे आपसे गलती नहीं होगी। पहले आपने बैलेंस बीडी ढूंढना है 2007 का। अब 2007 देखना है बेटा, बीडी बैलेंस है। बीडी बैलेंस हमेशा साल के शुरू में होता है, एंड में नहीं होता, वो सीडी होता है। आपने अमाउंट ली कितनी 10,500, वो आपने यहां पे रिप्रोड्यूस कर दी एज इट इज, कोई कंफ्यूजन? अगला स्टेप डेप्रिसिएशन इन 2007। अब याद रखिएगा बेटा, डेप्रिसिएशन आपने दो चीजें जरा मद्देनजर रखनी होती हैं, एक तो मेथड, एक उसका टाइम एक्सपायर, एक मेथड और एक टाइम एक्सपायर। अब फॉर्चुनेटली ऐसा ही है कि ये एसेट जब एक्सचेंज हुआ तो ये बिल्कुल एंड पे हो रहा था। इसका मतलब है आप यहां पर भी उसी तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं जिस तरीके से आपने इससे पहले सालों में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। लाइक 15,000 10%, तो ये मैं एक फिगर यहां लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन की, यही फिगर मुझे यहां चाहिए।
फिर बता देता हूं। पहले हमने क्या किया, पहले नंबर पर ये लिखा, दूसरे नंबर पर क्या है, मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए 2007 की। अब डेप्रिसिएशन का एक फीचर है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है एट द ईयर एंड और टाइम एक्सपायर। तो हमारे पास इस एसेट का ईयर एंड 31 दिसंबर था और ये एसेट एक्सचेंज भी ईयर एंड पे हुआ। इसका मतलब यह है कि हमें पूरे एक साल की डेप्रिसिएशन को यहां पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपने यहां पर एक साल की जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की वो पुराने तरीके से की, ओरिजिनल कॉस्ट ली हमने जो आपके एसेट की जिसपे हमने एसेट रिकॉर्ड किया था 10% लिया, उसके बाद आपने उसका टाइम एक्सपायर अप्लाई किया और आपका फिगर आ गई 1500। ये फिगर मैंने बेटा यहां भी लिखी और यहां भी लिख दी। अब अगला जो स्टेप है आपके पास वो है हम इसकी निकालेंगे बुक वैल्यू। देखें 10,500 में से अगर 1,500 आप माइनस कर दें तो देन वैल्यू वुड बी 9,000। कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। ये आ गई इसकी बुक वैल्यू। ये वो पॉइंट अब आ रहा है भाई, देखें हमने एसेट एक्सचेंज किया, मैंने कहा पुराना एसेट 5,500 में लेके जा रहा है, बट उस वक्त हमें कुछ पता नहीं था कि हमें लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब आप अकाउंट्स के जरिए इन चीजों को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो आपके सामने नफा या नुकसान बिल्कुल ठीक ठाक कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि हाँ जी इतने का नुकसान हुआ। एसेट तो एक्सचेंज हो गया लेकिन नुकसान कितने का हुआ। अब आप देखें आपके पास 9,000 का एसेट पड़ा हुआ है, एक्सचेंज वैल्यू उसने हमें बोली कि मैं जी एक्सचेंज करूंगा 5,500 में। अगर आप 9,000 में से 5,500 माइनस कर देते हैं तो आपके पास जो लॉस रिकॉर्ड होगा वो होगा 3,500 का। जो लॉस रिकॉर्ड होगा वो कितना होगा बेटा 3,500 का। मैं सारा प्रोसीजर बता देता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप क्लियर है जी आपको, ये स्टेप क्लियर है। पहले बैलेंस लिया फिर डेप्रिसिएशन ली। डेप्रिसिएशन जब आप माइनस करेंगे आपके पास आएगी बुक वैल्यू। ये हमने बुक वैल्यू वहां भी निकाली थी जब एसेट सेल किया था। अब यहां पे आपको नजर आ रहा है कि आपकी बुक वैल्यू कितनी है 9,000। इसका मतलब है आपके पास जो एसेट पड़ा हुआ है आपकी किताबों में उसकी अमाउंट है 9,000। लेकिन जब आप उसे कैरी करके लेके गए मार्केट में बेचने लगे तो उसने कहा नहीं 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 मैं तो ये 5,500 में लूंगा। तो आपको बैठे बिठाए 3,500 का लॉस हो गया। 3,500 का लॉस हो गया। अब बेटा यहां पर जो फिगर जनरेट हो रही है अगर आप इस सवाल को देखें तो यहां पे मैंने एक लॉस की फिगर भी लिखी हुई है, तो मैं यहां लॉस लिखूंगा 3,500। कितना लॉस लिखा मैंने 3,500 का लॉस लिखा। अब आप इनका एग्रीगेट ले लें, अमाउंट बिकम्स 5,000। अमाउंट बिकम्स 5,000। ये मैंने इसके क्रेडिट साइड की सारी बात की, यानी कि एक्सचेंज ऑफ एसेट किया। मैंने यहां से एक्सचेंज वैल्यू लिखी, मुझे एक लॉस चाहिए था, एक डेप्रिसिएशन चाहिए थी। मैंने ये दो फिगर्स उठाई क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो कि हमारे पास कैश नजर नहीं आ रहा। अगर कैश नजर नहीं आ रहा तो बेटा अकाउंट में भी कैश नजर नहीं आएगा। अब क्या हुआ, आखिरी स्टेप इसका क्या है, अब हमने बैंक अकाउंट के आगे पैसे लिखने। अब देखिएगा न्यू एसेट कॉस्ट जो थी ये वही जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया, इस पे पहले बोर्ड पे बताया, वो थी 18,000। एक्सचेंज वैल्यू थी हमारे पास 5,500 और हमारी जो बैंक पेमेंट निकली वो निकली 12,500। 12,500 ये हमारी बैंक पेमेंट निकली। अब आप यहां सवाल में देखो बैंक पेमेंट कहां लिखी हुई है, बैंक पेमेंट बेटा यहां लिखी हुई है। अब क्या होगा, अब ये एसेट क्योंकि एंड पे परचेज हुआ, पहली बात है इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगी। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, 10,500 प्लस 12,500 दैट इज 23,000 और 23,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 18,000। सर ये क्या हुआ, 18,000 कैसे आ गया? भाई आपको शुरू में बताया था कि आपके पास ये जो एसेट है पुराना एसेट था 5,500 का। फिर आपके ज़हन में सवाल होगा सर यहां तो लिखा ही नहीं 5,500। बेटा कैसे आएगा, इसमें से अगर आप ये दो फिगर्स माइनस कर दें
तो ये इसे कन्वर्ट कर देगा एक्सचेंज वैल्यू में। मैं बता देता हूं फिर, ये दो फिगर्स आप इसमें से माइनस करें तो ये से बना देगा 5500 का, इसे एक्सचेंज वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, और जब आप इन दोनों को जमा करोगे तो ये 18,000 की अमाउंट बन जाएगी। इस सवाल का चेक भी यही होता है एक्सचेंज में। अगर आपके एक्सचेंज में आप उसे बैलेंस करें और आपके नए एसेट की अमाउंट आपकी प्रूव हो जाए तो समझ जाए सवाल ठीक है, तो समझ जाए सवाल ठीक है। ये एक ऐसी स्टेज पर होता है, मतलब जब भी आप एक्सचेंज करेंगे, एक बड़ा अच्छा प्रूव है छोटा सा, अगर आपने सही एक्सचेंज की फिगर्स लिखी हुई हैं तो आप उसे बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और जैसे ही आप उसे बैलेंस करेंगे तो आपके पास नए एसेट की वैल्यू आएगी, क्योंकि आपके पास जो 5500 की अमाउंट है वो इस पूरे अकाउंट में छुपी हुई है, वो आपको डायरेक्ट नजर नहीं आ रही। जबकि अगर आप पहला बोर्ड देखें या आप इस चीज को फिगर को इसको देखें कि आप ये देखें आपका नया एसेट जो था वो उसमें से लेस हुआ, तो पैसे कितने दिए, इतने दिए। इसका मतलब है, दूसरा मतलब ये निकला, ये दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। वही बात यहां पे है, 12,500 में आप 5,500 ऐड करें। सर फिर वही बात, सर 5,500 नजर नहीं आ रहे भाई, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अगर आप इस 10,500 में से इसका सम 5,000 माइनस करेंगे तो आपको 5,500 ही नजर आएंगे, और वो जब आप इसमें ऐड करेंगे तो 18,000 की वैल्यू बन जाएगी, जो इस तरह अकाउंट को फाइनलाइज करने में आपके सामने नहीं आ सकती, नजर नहीं आएगी। लेकिन जैसे आप अकाउंट को बैलेंस करेंगे वो फिगर बिल्कुल आपके सामने क्लियर हो जाएगी। एक दफा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्सचेंज कैसे किया जाता है बेटा? एक्सचेंज में मैंने आपको ये एक एक्सचेंज ऑफ एसेट के हवाले से एक छोटी सी बात बता दी है, इससे आपका सवाल गलत नहीं होगा। बैलेंस बीडी लिया आपने 2007 का, डेप्रिसिएशन ली आपने 2007 की, मानी कि जिस एसेट को आप एक्सचेंज कर रहे हो उस पर ही डेप्रिसिएशन आप लोगे। अगर ये एसेट साल के शुरू में एक्सचेंज होता तो जाहिर है इस पर टाइम नहीं गुजरता, तो इस पर डेप्रिसिएशन नहीं आती। लेकिन अगर साल के दरमियान में या आखिर में होगा तो इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी। आपने डेप्रिसिएशन माइनस की, आपका बुक वैल्यू आ गई 9,000। इस बुक वैल्यू से आपने देखा कि मैं एक्सचेंज वैल्यू माइनस कर देता हूं, मैंने इसे एक्सचेंज वैल्यू को माइनस किया तो मेरे पास पता चला कि मेरे 9,000 का जो एसेट था उसकी मार्केट प्राइस नीचे आ गई है और मुझे लॉस हो गया है 3,500 का। मैं सोच रहा था ये 9,000 बिक जाएगा, लेकिन मार्केट में उसने कहा 5,500 का बिकेगा, मुझे 3,500 का लॉस हो गया। ये यहां से बेटा मैंने दो फिगर्स ली, ये टिक लगा हुआ है, ये दो फिगर्स मैं इधर ले गया, एक डेप्रिसिएशन में और एक प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद यहां पे एक फिगर और चाहिए होती थी, ये बैंक अकाउंट हमने कैसे लिखना होता है। न्यू एसेट कॉस्ट लेस एक्सचेंज वैल्यू, कि मैंने आपको पहले बोर्ड पे बताया था, जब आप एक एसेट एक्सचेंज करते हैं तो आप उसके अगेंस्ट कुछ पैसे देते हैं, बैलेंस अमाउंट देते हैं और पुराना एसेट भी साथ देते हैं। तो वो पुराना एसेट जो था वो ले रहा है आपसे 5,500 में, बाकी जो अमाउंट आपको देनी पड़ी वो कितनी बनी, 12,500। जब आप दोनों को सम करेंगे तो उसका एग्रीगेट कितना बनेगा, 18,000। लेकिन ये 18,000 आपको बैलेंस के अलावा कहीं और नजर नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इसे ढूंढना चाहते हैं तो इसमें से पहले ये दो फिगर माइनस करें और फिर इसको ऐड करें, ऑटोमेटिक इसके बराबर आएगा। इस फिगर में से ये माइनस करें, लेस करें, तो ये 5,500 ही बन जाएगा, और इसमें ऐड करें तो ये खुद ब खुद बैलेंस आपके सामने 18,000 आ जाएगा। अब आप जानते हैं बेटा, जब बैलेंस आ जाए कैरी डाउन तो जो नेक्स्ट ईयर आपका होता है उसमें बैलेंस बीडी हम शो करते हैं उसी अमाउंट से। ये एक बहुत अहम टॉपिक था डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपने एक्सचेंज ऑफ एसेट्स के बारे में तमाम चीजें सुनी, समझी, जो आपको तरीकेकार यहाँ पे कैलकुलेशन का बताया गया, आप इसको जरा प्रैक्टिस कर लें, फॉलो कर लें, और इसके बाद कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं रहेगी। आप अपने बुक के भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं और कहीं भी कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आज तक के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।